गुड इवनिंग। ये हम लोग जिस टॉपिक पे आज डिस्कस कर रहे हैं वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और इसी में जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा, हाइपोथेसिस का बेसिक क्या है, हाइपोथेसिस क्या होता है, उसकी क्या जरूरत है, क्या पर्पस है, उसका क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है एक रिसर्च में, वो हम लोगों ने जाना। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि हाइपोथेसिस जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, कुछ उसके बेसिक टाइप्स को बताया गया है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज देखेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में और क्या क्या महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स है जिसे जानने की जरूरत है। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि जो हम लोगों का हाइपोथेसिस टेस्टिंग है उसमें कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिसे हम फॉलो करते हैं। स्टेप्स में हमें ये देखना होता है कि हमारा वेरिएबल क्या है, रिसर्च वेरिएबल क्या है। और रिसर्च वेरिएबल के साथ साथ हमें ये देखना होता है कि हमारा रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें करना क्या है, हमें इस रिसर्च में आउटकम क्या चाहिए और किस आउटकम को के लिए हम काम कर रहे हैं। और उसी आइडिया को ध्यान में रखते हुए हम अपना हाइपोथेसिस जो है उसको फ्रेम करते हैं। तो यहाँ पे वही स्टेप सब दिया गया है। यू हैव टू गो फॉर द रिसर्च क्वेश्चन और द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, जो भी आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव हो उसे हम फ्रेम करते हैं। Research questions or problem that you want to investigate. What specific aspects of the problem are you interested in studying? किसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं। फिर हम डिफरेंट वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे अगर आपका एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है तो आप उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका क्राइटेरियन वेरिएबल हो सकता है और एक प्रेडिक्टर वेरिएबल हो सकता है। क्राइटेरियन वेरिएबल जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, आउटकम वेरिएबल है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, जिसके ऊपर असर देखने की हम कोशिश करते हैं। और हमारा जो प्रेडिक्टर वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसा कि एग्जांपल मैंने दिया था, आपने देखा होगा। जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग था वो कहीं ना कहीं एक प्रेडिक्टर वेरिएबल था, और जो अचीवमेंट इन साइंस या इंटरेस्ट इन साइंस की बात हो रही थी वो आपका जो था वो आपका क्राइटेरियन वेरिएबल या आउटकम वेरिएबल कहलाएगा। इसी में अगर इसके आगे हम जाते हैं तो आपने देखा होगा रिसर्च में एक स्टेप होता है ऑपरेशनल डेफिनेशन। जैसे ही वेरिएबल हमें पता चल जाता है तो उस वेरिएबल्स का ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होगा उसे हम जानने की कोशिश करते हैं। और उसके हमारे रिसर्च में उसका क्या मीनिंग है वो हम जानते हैं, और उसके बाद हम उस काम को लेके आगे बढ़ते हैं। तो ऑपरेशनल डेफिनेशन हम देते हैं अपने वेरिएबल्स को। ये सब हमने अगर रिसर्च किया है, मास्टर लेवल पे भी अगर आपने रिसर्च किया होगा तो ये जानते होंगे। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव्स आपको फाइनलाइज कर लेते हैं। आप वेरिएबल्स अपने आइडेंटिफाई कर लिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, स्टडी वेरिएबल है। डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल हम एक स्टडी में देख सकते हैं। उसके बाद उस वेरिएबल को हम अच्छी तरह से पहचान ले, अगर ऑपरेशनली हम उसको जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पर्सनैलिटी अगर आप मेजर कर रहे हैं तो पर्सनैलिटी, अगर आपके स्टडी में पर्सनैलिटी एक बहुत बड़ा ब्रॉड डोमेन है, लेकिन अगर आपके स्टडी में पर्सनैलिटी का मतलब है कि आइजेंक के टेस्ट में, है ना, आइजेंक के द्वारा बनाया गया टेस्ट में पर्सनैलिटी का जो स्कोर आएगा वो आपके आपके स्टडी में वो पर्सनैलिटी का सूचक होगा, या पर्सनैलिटी को वो ही रिप्रेजेंट करेगा। तो वो वहाँ पे ऑपरेशनल डेफिनेशन इस तरह से दिया जाता है, और वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि हमारे स्टडी में इसका क्या लिमिटेशन है या हम इसको क्या समझ रहे हैं। तो ऑपरेशनल डेफिनेशन होने के बाद, ऑपरेशनल डेफिनेशन जैसे ही हो गया, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी दिया गया है। अब जैसा मैं आपको बता रहा था, एकेडमिक परफॉर्मेंस सपोज आपका वेरिएबल है, तो एकेडमिक परफॉर्मेंस यहाँ देखिए, ऑपरेशनलाइज एट एवरेज टेस्ट स्कोर्स इन मैथमेटिक्स एंड साइंस ओवर 1 ईयर। हम एकेडमिक परफॉर्मेंस को किस तरह से हमारे स्टडी में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे स्टडी में एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है, बच्चे का जो
पिछले एक एकेडमिक ईयर में जो भी मैथमेटिक्स और साइंस में जो स्कोर आया है वो हमारे स्टडी में इसका एकेडमिक परफॉर्मेंस कहलाएगा। और उसके बाद हम रिसर्च हाइपोथेसिस बनाते हैं। रिसर्च हाइपोथेसिस जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये आपका नल हाइपोथेसिस के फॉर्म में हो सकता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के फॉर्म में हो सकता है। टोटली आप ऑपरेशनल डेफिनेशन को यूज करते हुए आप उसको लिख सकते हैं, या स्टैटिस्टिकल टर्म में आप लिख सकते हैं। आप लिटरेरी टर्म में लिख रहे हैं तो वो आपका एक रिसर्च हाइपोथेसिस या थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस हो जाएगा। अगर आप स्टैटिस्टिकल टर्म में लिखने हैं तो वो ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा, ज्यादा आप उसको सोच सकेंगे कि इसको कैसे जाके हमें टेस्ट करना है। तो आप उसके टेस्ट के बारे में भी सोच लेंगे, कौन सा कौन सा पैरामेट्रिक टेस्ट लगाना है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाना है, टी टेस्ट लगाना है, क्या टेस्ट करना है, ये आपका पता चल जाता है। और जब आप ऑपरेशनली डिफाइन करते हैं तो और भी ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है कि एक्चुअली हमारा टेस्टिंग जो है वो हमारा किस प्रोसेस को फॉलो करते हुए। उसके बाद हम रिसर्च स्टडी अपना डिजाइन करते हैं। डिजाइन करने के बाद हम अपना टूल बनाते हैं। टूल बनाने के बाद हम लोग जाके डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट करने के बाद हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के बाद वी ट्राई टू कंक्लूड दैट हाइपोथेसिस होल्ड्स और नॉट होल्ड्स। हमारा हाइपोथेसिस उसको रिटेन किया जाए या उसको रिजेक्ट किया जाए। ये हमारा जनरल प्रोसेस होता है किसी भी रिसर्च में। आपके जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं या आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने के लिए ये तरीका से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद हम अपने कंक्लूजन निकालने के बाद अपनी फाइंडिंग्स को डिसर्टेशन के फॉर्म में लाएं, या आप उसको थीसिस के फॉर्म में ले आएं, या आप एक आर्टिकल के फॉर्म में लेके आएं। आप उसको उस तरह से लेके रिपोर्ट कर सकते हैं। जब भी हम अगर एक रिसर्च हाइपोथेसिस बनाते हैं, जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है। यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है कि सपोज आपका एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, और आपका एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी में we want to test a framed hypothesis, we need to formulate in operational term either in null form or in alternative form। हम उसको नल फॉर्म या अल्टरनेटिव फॉर्म में बनाते हैं। ये क्या है, हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि नल फॉर्म क्या होता है और अल्टरनेटिव फॉर्म क्या होता है। Operational hypotheses are vital in research because they bridge the gap between abstract concepts and concrete measurement and manipulation। Operationally जब आप hypothesis operational term में लिखते हैं तो रिसर्चर को क्लियर कट आइडिया हो जाता है कि हमें जो वेरिएबल्स हैं उनको किस तरह से उससे डेटा कलेक्ट करना है, या कैसे उसका असेसमेंट होगा, या उससे डाटा कहाँ से आएगा, वो कौन सा टूल होगा, किस सेटिंग में हमें कंडक्ट करना है टेस्ट, ये सारा चीज। उसी तरह से अगर आपका जैसे यहाँ लिखा गया है कि आपका एक्चुअल मैनिपुलेशन क्या हो रहा है, आपको आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट मैपिंग के थ्रू पढ़ा रहे हैं, आप फ्लिप लर्निंग कर रहे हैं, तो आप पूरी तरह से उसको उस हाइपोथेसिस को इस तरह से फ्रेम करते हैं जिससे कि आगे भी उस स्टडी को कोई रिप्लिकेट करना चाहे, दोहराना चाहे, तो वो कंफ्यूज ना करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये कहा कि फ्लिप मेथड से मैंने पढ़ाया और मैंने साइंस में बायो साइंस के टॉपिक को पढ़ाया, तो देखिए आपका ऐसा हो सकता है, संभावनाएं हो सकती है कि बायो साइंस को पढ़ाते समय आपका वो फ्लिप लर्निंग जो है वो काम किया। बट अगर आप इसको ऐसे लिख देते हैं कि फ्लिप लर्निंग इफेक्ट ऑफ स्टडिंग फ्लिप learning on achievement in science, and you just hide the concept that you are teaching bioscience topics। तो अगर कोई उसको आपके स्टडी को रेप्लिकेट करने जा रहा है, और सपोज ही इज ए फिजिक्स टीचर, तो वो तो हो सकता है कि आपके स्टडी के आधार पे अगर वो फाइंडिंग लाने की कोशिश करेगा, मे बी दी एक्सपेरिमेंट विल नॉट वर्क। तो इसलिए अगर आप ऑपरेशनली डिफाइन करते हैं, देन ऑपरेशनली आप लिखते हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि there is effect of activity based learning on achievement test in science, which is scored on the basis of marks obtained in the chapters of biology।
मैंने थोड़ा जल्दी में बनाने की कोशिश किया, इसको और बेटर वे में बनाया जा सकता है। तो मैंने जब ऑपरेशनली आपको डिफाइन किया तो मैंने बताया कि आप अचीवमेंट टेस्ट का ऊपर उसका असर देख रहे हैं जो कि आपने कलेक्ट किया है बायो साइंस के एग्जाम्स को लेकर, बायो साइंस के चैप्टर के एग्जाम्स को लेकर। तब आपके स्टडी को अगर कोई देखता है देन ही विल बी वेरी मच केयरफुल to do the second time whenever he is going to repeat the study, or just to try to see that if it is functional किसी और एक जगह किसी और किसी क्लास में अगर वो देखने की कोशिश करता है तो वो हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ बायो साइंस की बात हो रही है, नॉट एंटायर साइंस की बात हो। तो ये कहीं ना कहीं हमारा ऑपरेशनल डेफिनेशन होने से ये सेटिंग के बारे में हमें पता चलता है। एक और एग्जांपल देंगे हम। सपोज आपने उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने आपका मेथोडोलॉजी जब वो लिख रहा था तो उसने बताया कि हम हर दिन या 15 डेज हमने एक्टिविटी बेस्ड मेथड से बच्चों को पढ़ाया या फ्लिप लर्निंग से पढ़ाया और बायो साइंस का टॉपिक पढ़ाया। इट इज वेरी गुड, हम उन्होंने बायो साइंस भी बता दिया। लेकिन उन्होंने एक चीज मिस कर दिया। सपोज द पर्सन वाज टेकिंग द क्लासेस इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द रेगुलर टाइम पीरियड, जो भी स्कूल का जो रेगुलर टाइम पीरियड होता है उस फर्स्ट हाफ में फर्स्ट पीरियड में वो क्लास लेता है और उसने इस चीज को बताया नहीं, है ना, उसने इसको रिपोर्ट नहीं किया। और जब उस स्टडी को कोई रेप्लिकेट करने जा रहा है और किसी सेकेंड स्कूल में जाके या किसी दूसरे सेटिंग में करने की कोशिश कर रहा है एंड ही इज नॉट एबल टू गेट द फर्स्ट पीरियड क्लासेस, उसका स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है कि नहीं आपको मैं इस तरह से क्लासेस नहीं दे सकता, आप एक्स्ट्रा टाइम में क्लास ले लीजिए। आप जब क्लासेस ओवर हो जाएंगे जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे उनको आप एक्टिविटी बेस्ड मेथड से पढ़ाइए, आपको हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस मतलब रेगुलर क्लासेस में टाइम। सो आपने उस कंडीशन को ध्यान रखा और आपने जाके क्लासेस लिया एक्स्ट्रा टाइम में 3 बजे 4 बजे या स्कूल की जब छुट्टी हुई 1 बजे 2 बजे। सो देयर मे बी चांसेस दैट ड्यू टू दिस द एग्जैक्ट मैनिपुलेशन द एग्जैक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो वर्क नहीं करे, है ना। ऐसा हो सकता है कि आपका फ्लिप मेथ जो है वो काम ना करे, आपको दूसरी तरह की फाइंडिंग आ जाए और आप सोचने लगे कि जो एक्सपेरिमेंट जो किया गया है वो एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है उसमें, उसको जनरलाइजेबल नहीं किया जा सकता, जनरलाइज नहीं किया जा सकता। ये भी किस लिए हुआ, क्योंकि आपने अपने सेटिंग को अपने स्टडी में हाईलाइट नहीं किया, आपने बताया नहीं कि हम जब क्लासेस लेते थे वो रेगुलर आवर्स की क्लासेस थे, हिंदी नॉर्मल टाइम पीरियड। हो सकता है कि जब कोई दूसरा रिसर्चर उस स्टडी को कर रहा है और शाम में जब बच्चे पूरी तरह से थक गए हैं, इंटरेस्टेड फील नहीं कर रहे हैं, उनको भूख लगी हुई है, घर जाना चाहते हैं, उस समय आप उसका क्लास ले रहे हैं। सो इट मे बी द केस दैट कि आपका स्टडी काम ना करे। इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑपरेशनल डेफिनेशन जब आप देते हैं या ऑपरेशनल रूप में जब आप हाइपोथेसिस को फ्रेम करते हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट है। एनी रीडर या कोई भी थर्ड पार्टी जब आपके स्टडी को पढ़ता है तो उसे पूरी तरह से क्लियर कट आइडिया हो जाता है कि एक्चुअली आपने किस सेटिंग में किस तरह से उस पर्टिकुलर वेरिएबल को मेजर किया है, सो दैट द रेप्लिकेबिलिटी इज देयर, आप उस स्टडी को दोबारा दोहरा सकते हैं। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था। तो आपने क्या किया, डेटा कलेक्ट किया और उसके बाद आपने हाइपोथेसिस बनाया। जैसे यहाँ के एग्जांपल दिया गया, देयर इज, और ये देख सकते हैं आप अल्टरनेटिव फॉर्म में या नल फॉर्म में बना सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस between the mean gain scores in achievement test of experimental group learning through blended learning and the control group learning through the traditional learning approach। ये एजुकेशनल एग्जांपल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट इज फ्रेम्ड इन द फॉर्म ऑफ नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस के फॉर्म में बनाया गया है ना, नल हाइपोथेसिस के फॉर्म में बनाया गया है। और ये जैसा आपको यहाँ दिख रहा है ये बोल ये रहा है, अगर सिंपल वे में बताऊं तो ये बता रहा है कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं हुआ है जी। अगर आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को मान लीजिए कि आपने ब्लेंडेड लर्निंग से पढ़ाया और कंट्रोल ग्रुप को आपने ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाया, कन्वेंशनल मेथड से पढ़ाया, तो उनके अचीवमेंट टेस्ट में उनके अचीवमेंट टेस्ट के स्कोर में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं।
कहने का मतलब है कि इफेक्ट नहीं हो रहा है। नल हाइपोथेसिस आपने बनाया, मैंने आपको बताया था कि नल हाइपोथेसिस इस तरह से बनाते हैं, शोइंग दैट कि आपका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं है। तो इस तरह से आपने बनाए। वेर एज दी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का क्या हो सकता है, अगर आपके पास बहुत सारे लिटरेचर अवेलेबल हैं जिसमें ये बात कहा गया है कि टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करके पढ़ाने से बच्चों का अचीवमेंट बढ़ता है, या इस तरह की बात कही गई है कि नहीं फ्लिप मेथड से करने से बच्चों का अचीवमेंट, तो आपको एक आइडिया आता है कि नहीं देयर मे बी दी पॉजिटिव इफेक्ट या सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा। तो यहाँ देखिए, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन गेन स्कोर्स इन द अचीवमेंट टेस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लर्निंग थ्रू ब्लेंडेड लर्निंग एंड द कंट्रोल ग्रुप लर्निंग थ्रू ट्रेडिशनल लर्निंग अप्रोच। यहाँ पे जब हमने हाइपोथेसिस बनाया है तो हमने यहाँ दिखाया कि, अब ये देख लीजिए कि ये बनाया गया एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, और इसका फॉर्म जो है वो नॉन डायरेक्शनल है, बिकॉज इट इज नॉट सेइंग दैट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हैज बेटर स्कोर, इट इज जस्ट सेइंग देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस। सिग्निफिकेंट डिफरेंस बता रहा है कि दोनों ग्रुप के परफॉर्मेंस में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, और जिस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और ट्रेडिशनल ग्रुप मेथड से जो पढ़ाया गया है उस दोनों ग्रुप के परफॉर्मेंस में डिफरेंस है। सो इट इज इन द अल्टरनेटिव फॉर्म एंड इन दैट आल्सो नॉन डायरेक्शनल फॉर्म। नॉन, अगर डायरेक्शनल फॉर्म में होता तो डायरेक्ट लिखा था कि देयर द mean gain score of experimental group is higher than the mean gain score of the control group learning through traditional method। तो ये अगर हम डायरेक्शनल फॉर्म में बनाते हैं अल्टरनेटिव तो इस तरह से। अब ये हमेशा याद रखिएगा, जब हम डायरेक्शनल फॉर्म में बनाते हैं, जब हम डायरेक्शनल फॉर्म में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं तो वन टेल का कंडीशन होता है, बिकॉज यू आर श्योर अबाउट कि किस तरफ का डायरेक्शन है, कौन ज्यादा है कौन कम है, या रिलेशनशिप है तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सो इट इज द केस ऑफ वन टेल केस। लेकिन अगर हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस देन एंड नॉट सजेस्टिंग एनी, कोई एक डायरेक्शन नहीं देते हैं उसमें, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ टू टेल टेस्ट। टू टेल टेस्ट के फॉर्म में है। हम जो जो हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग का यूजुअल वे है उसको हम यूज कर सकते हैं, और हम ये देख सकते हैं कि हाइपोथेसिस होल्ड कर रहा है कि नहीं होल्ड कर रहा है। इसके बाद अगर आप आगे चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके बाद आपको ये देखना है कि हमें कौन से स्टैटिस्टिक्स यूज करना है। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास दो ग्रुप कंपेयर करना है, दो ग्रुप का मीन कंपेयर करना है, देन यू विल गो विद दी टी टेस्ट। और आपके पास अगर मल्टीपल ग्रुप है तो यू कैन गो विद एफ टेस्ट। अगर रिलेशनशिप की बात है तो कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट देखेंगे, और इस तरह से अलग अलग पैरामीटर्स हमें यूज करने पड़ते हैं आपके डेटा के नेचर के हिसाब से, आपके एक्सपेरिमेंट जैसा किया गया है उसके हिसाब से। आपने सर्वे किया हुआ है तो उसमें किस तरह की हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगी, तो आप अपना टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है उसको खोज के निकालते हैं। नाउ दिस इज द वाइटल पॉइंट जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ, अब ऐसा हो सकता है कि अगर आपने, इसको ध्यान से देखिएगा, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसा हो सकता है कि आप जब हाइपोथेसिस बनाए हैं, आपने नल हाइपोथेसिस बनाया है या आपने अल्टरनेटिव कुछ किसी भी तरह से आपने हाइपोथेसिस बनाया है, सपोज नल हाइपोथेसिस आपने बनाया, और नल हाइपोथेसिस बनाने के बाद आपने जब टेस्ट किया, टी टेस्ट किया, सपोज आपने टी टेस्ट किया, टी टेस्ट में जो भी ऑब्जर्व वैल्यू आया, सपोज द ऑब्जर्व वैल्यू इज 1.96, मैंने बताया है लास्ट सैंपल पे ये 1.96 या 98 ऐसे 1.96, तो मोस्ट प्रॉब्ली वही होता है। तो आपका 1.96 आ गया, और आपने बता दिया कि जो नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि हमारा वैल्यू जो है वो क्रिटिकल वैल्यू को क्रॉस कर गया। अगर सपोज आपका वैल्यू 2 आ गया, है ना, सपोज आपके पास,
आपने टी टेस्ट किया है, तो ये टी टेस्ट है, और टी टेस्ट में आपका दोनों ग्रुप के मीन है, दो इंडिपेंडेंट ग्रुप अगर है आपके पास, तो M1 माइनस M2 ये आप निकालते हैं, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एस S1 स्क्वायर बाई N1 प्लस S2 स्क्वायर बाई N2। ये हमारा एक जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये मान लीजिए आपका टी टेस्ट दो इंडिपेंडेंट ग्रुप के लिए है, और मान लीजिए आपके पास मीन जो है, मीन ऑफ गर्ल्स का जो है मीन है, या यहाँ पे जब हम लोग एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप का बात कर रहे हैं, सपोज आपका मीन जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का जो है मीन निकल के आया है, सपोज उसका मीन निकल के आया 10, ओके, एंड कंट्रोल ग्रुप का मीन जो निकल के आया, सपोज मीन इज 2, सपोज 2 नहीं, सपोज 8, सपोज उसका कंट्रोल ग्रुप का मीन जो है वो 8 है। तो अगर आप ऐसे जनरल सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको यहाँ दिख रहा है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है वो हायर मीन रखा है, और इट इज 2 पॉइंट हायर देन द कंट्रोल ग्रुप। लेकिन क्या हम इससे डिसीजन ले सकते हैं कि हमारा जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है वो अच्छा कर रहा है, हमारा जो मेथड है वो अच्छा काम कर रहा है, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है वो अच्छा कर रहा है कंट्रोल ग्रुप से? तो ये हम नहीं कर सकते हैं। आपको पता होगा कि जब रिसर्च करते हैं तो हमारा रिसर्च जो है एक सैंपल पे काम करता है, और एक सैंपल में पॉपुलेशन के सारे एलिमेंट्स निहित हो, ये हम सुनिश्चित करने के लिए कोई ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि हम साइंस का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि 1 kg सॉल्ट जैसा होगा, 1 मिलीग्राम सॉल्ट में भी वही नेचर होगा। वी आर डूइंग रिसर्च इन सोशल साइंसेस, ह्यूमन साइंसेस, ह्यूमन बिहेवियर पे कर रहे हैं। तो जैसे ही हम एक सैंपल को लेके काम करते हैं, तो क्या ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप के बीच का डिफरेंस जो कि दो है, टू टू रेटिंग पॉइंट्स या 2 पॉइंट से डिफर है, क्या ये इतना स्ट्रांग है कि हम ये बोल दें कि हमारा जो डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट है, एंड वी कैन कंक्लूड कि हमारा जो भी ब्लेंडेड लर्निंग मेथड जो है वो काम कर रहा है, वो अच्छा है, और वो ज्यादा अच्छा अचीवमेंट आपको ला के देगा? तो ये डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पे। क्योंकि अगर हमने सपोज आपने दो ही सैंपल पे काम कर लिया, दो बच्चों को लेके पढ़ा दिया, है ना, दो बच्चों को आपने ब्लेंडेड लर्निंग से पढ़ा दिया, या 5 बच्चों को आपने ब्लेंडेड लर्निंग से पढ़ा दिया, और एक ग्रुप में मान लीजिए 100 बच्चे हैं जो कि कन्वेंशनल मेथड से पढ़ रहे हैं, तो क्या हमारा ये रिजल्ट जो है, दो दो का डिफरेंस जो है वो क्या होल्ड करेगा? तो हमारा जनरल नॉलेज ये बोलता है कि ये ऐसा इस तरह से नहीं हो सकता, दो लोगों पे कुछ कंक्लूड करके आप नहीं बोल सकते। सो इसीलिए हमारा जो डिफरेंस जो है वो मैटर नहीं सिर्फ करता है, वी हैव टू टेक केयर अबाउट द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में सोचना पड़ता है, वी हैव टू टेक केयर अबाउट द सैंपल साइज, सैंपल साइज के ऊपर देखना पड़ता है। तो इसलिए ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, स्टूडेंट टी टेस्ट जो है, इसको जो एक रेशियो है जो कि रेशियो देता है दोनों मीन के डिफरेंस और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड दिस N1 प्लस N2, ये जो फॉर्मूला है हम यूज करते हैं। और इसको देख के हमें पता चलता है कि अगर हमारे पास सैंपल साइज बड़ा हो जाए, है ना, इसीलिए हम बोलते हैं कि कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो सैंपल साइज बड़ा ले, है ना। ऐसे इसका भी एक रूल है कितना सैंपल साइज लेना चाहिए। लेकिन जैसे हम नंबर्स को बढ़ाते हैं, यू कैन सी दैट दिस फैक्टर कैन ऑलवेज इंक्रीज दिस डिफरेंस। ये डिफरेंस को बढ़ा सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये डिनोमिनेटर में भी, नीचे डिनोमिनेटर में अगर कुछ है, तो ये फैक्टर अगर बढ़ता है, तो ये फैक्टर जो मेन डिफरेंस जो है, जो कि यहाँ आपको 10 - 8 2 दिख रहा है, ये और एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, क्योंकि जाके मल्टीप्लाई हो। लेकिन इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन अगर ज्यादा है, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर ज्यादा हो जाता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के ज्यादा होने से हमारा काम जो है वो खराब होगा। हमारा जो
जो टी है वो लेस हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है डिनोमिनेटर दिखाता है, n1 n2 जो है इसके नीचे का फैक्टर है, ये ऊपर में मल्टी जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इसीलिए कोई बोला जाता है कि एक सैंपल, अच्छा सैंपल वो होता है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो स्मॉल हो और जो सैंपल साइज हो वो बड़ा हो। इसलिए हम सैंपल में सैंपलिंग हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो इसलिए हम जब टी टेस्ट किए, नाउ लेट मी इरेज दिस वन, मिटा देते हैं। तो जैसे ही हमने टी टेस्ट किया, टी टेस्ट करने के बाद हमें मान लीजिए डिफरेंस निकला, वी हैव टेकन केयर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, हमने एन वन को भी डाला, एन टू को डाला, दोनों ग्रुप को देख के एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल, उसके बाद जो डिफरेंस निकाला वो डिफरेंस जो है वो मान लीजिए 2.2 आया। और हमारा क्रिटिकल वैल्यू टी टेस्ट के लिए हम जानते हैं कि क्रिटिकल वैल्यू 1.96 होता है। तो आर वी कंक्लूडिंग कि हमारा जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है। तो सिग्निफिकेंट कहने का मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है, इतना करने के बाद भी हो सकता है कि हमारे सैंपल में कुछ एरर हो, हमारे इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर हो, जिस चीज से मेजर कर रहे हैं उसमें कुछ एरर हो, हमारे हमारे जो ट्रीटमेंट है, जिस तरह से मैंने ब्लेंडेड लर्निंग को पढ़ाया उसमें कुछ गलती हो। इसलिए हम क्या करते हैं कि नहीं, हम लोग कभी कभी इस तरह के चांसेस हो सकते हैं कि इन रियलिटी जो है ब्लेंडेड लर्निंग जो है वो काम नहीं कर रहा है, बट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज मैथमेटिकली हमने कैलकुलेट कर लिया और हमारा वैल्यू 2.2 आया और हमने क्या किया, हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। तो अगर हमारा हाइपोथेसिस एक्चुअली जो है वो नल हाइपोथेसिस जो है वो सही है, रियलिटी में सही है, लेकिन हमारा टेस्ट जो है वो बता रहा है कि नहीं, नल हाइपोथेसिस शुड बी रिजेक्टेड, देन वी आर कमिटिंग टाइप 1 एरर, या उसको दूसरा नाम अल्फा एरर भी बोलते हैं। मुझे लगता है आप समझे होंगे कि अगर रियलिटी, रियल जो पॉपुलेशन बोलता है, जो जनरल पिक्चर ये है कि नहीं, जो आपने जो तरीका से पढ़ाया वो एक्चुअली इफेक्टिव नहीं है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप में देयर इज नो डिफरेंस, बोथ बोथ आर वर्किंग इन द सेम वे, है ना। लेकिन आपने सैम्पलिंग एरर किया हो, या अपना पढ़ाने का तरीका में कुछ गड़बड़ किया हो, या आपके इंस्ट्रूमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो, उसके कारण आपका स्टैटिस्टिक जो मैथमेटिकल डेटा जो है वो दिखाने लगा डिफरेंस, और आपने कंक्लूड कर दिया कि नहीं, हमारा जो है सिग्निफिकेंट है एंड नल हाइपोथेसिस शुड बी रिजेक्टेड, दैट मींस देयर इज इफेक्ट, हम ये कंक्लूड निकाल लेते हैं कि देयर इज इफेक्ट ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है वो हायर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये हमारा टाइप 1 एरर है ना। ये यहाँ यही लिखा है, टाइप 1 एरर अकर्स व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू। नल हाइपोथेसिस एक्चुअली ट्रू है लेकिन हमने उसे रिजेक्ट कर दिया। We conclude that there is a significant effect or difference, but actually क्या है, आपका डिफरेंस नहीं है रियलिटी में। तो अब हम क्या करते हैं, और इसी को टाइप 1 एरर बोलते हैं, और इसको सिंबल अल्फा से उसे दिखाते हैं। इसलिए टाइप 1 एरर कोई बोल रहा है या अल्फा एरर बोल रहा है, इसका मतलब यही है कि हमने रॉन्गली नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, गलत तरीके से हमने रिजेक्ट कर दिया, रियलिटी में जो है वो ऐसा है नहीं। तो इसके डिफरेंट कारण हो सकते हैं, मैंने बताया। ऐसा हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए हो सकता है कि आपने ब्लेंडेड लर्निंग नहीं पढ़ा के आपने कुछ और तरीका से पढ़ा दिया हो, और आपका उसके कारण स्कोर बढ़ता हुआ दिख रहा हो, बट एक्चुअल पॉपुलेशन जो है वो इस तरह का चीजों को आगे जब आप जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे तो आप या दूसरे केस में रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे, एक ऐसा व्यक्ति जिसको ब्लेंडेड लर्निंग मालूम होगा और उसके बाद वो पढ़ाएगा तो देखेंगे कि वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन आपके रिसर्च का आउटकम तो बता रहा है कि वो काम करता है। तो जब भी आप ये गलत कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि आपका हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली जो है वो दैट इज नल हाइपोथेसिस ओनली इज होल्डिंग, देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो इफेक्ट। तो अब क्या करते हैं, तो हमारा उपाय क्या है, तो इसलिए इसके लिए हमने एक रीजन बताया जिसको कि हम लोग बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसके लिए हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एक रखा है कि ठीक है, इस तरह की बातें हम कब करें, कि इस तरह की चांस, इस तरह, क्योंकि एक रिसर्च जो है एक सैंपल पे ही हम करेंगे, सैंपल पे करेंगे अगर, तो हमें कुछ तो चांस एरर लेना ही पड़ेगा। तो ये चांस जो एरर हम लोग लेते हैं वो या तो 5% या तो 1% ले सकते हैं। ठीक है। तो हमारा जो मिनरल लिटरेचर बोलता है कि आप 5% चांसेस ले सकते हैं, और 5% चांसेस के लिए ही हमारा
जो वैल्यू है जो मैंने बताया 1.96 और 1% के लिए जो वैल्यू है वो आपका ये टी टेस्ट के लिए है ना। आई एम नॉट सेइंग दिस इज फॉर एनोवा और काई स्क्वायर। और इसके लिए आपका 1% के लिए आपका 2.58 है। तो हमारा जब डिफरेंस 1.96 आ जाए टी टेस्ट का वैल्यू या 2.58 आ जाए, उस समय हम ये कंक्लूजन ले सकते हैं कि सिग्निफिकेंटली दोनों ग्रुप डिफर कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल। और देयर इज चांसेस ऑफ 5%, 5% ऐसे चांसेस है कि डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन 95% केसेस में डिफरेंस है। 95% ऑफ ऑब्जर्वेशन में आप ये देख सकते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का परफॉर्मेंस कंट्रोल ग्रुप से अच्छा है। तो ये जो हम करके रखे हैं। और ये अल्फा जो है हमारे ऊपर है, रिसर्चर अगर चाहता है कि नहीं, अगर आप एक टेस्ट को है, जैसे आप यहाँ आगे देख सकते हैं कि अगर हम जैसे एग्जांपल है, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, एग्जांपल भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक मेडिकल टेस्ट कर रहे हैं। तो मेडिकल टेस्ट जो है वो एक सीरियस अफेयर है। आप ये सोशल साइंस का रिसर्च कर रहे हैं, वो अलग बात है कि ये मेथड काम कर रहा है नहीं काम कर रहा है। लेकिन आप एक दवा का टेस्ट कर रहे हैं, सपोज एक मेडिसिन का टेस्ट कर रहे हैं, और आपने ये सोच के रखा है कि ये दवा जो है, ये कल भी मैं बता रहा था आपको कि ये दवा काम करता है कि नहीं, ब्लड प्रेशर पे हो या डायबिटीज पे हो। और आपने अपना ऑब्जर्वेशन लेके आया। ऑब्जर्वेशन लेने के बाद क्या आप 5% का चांस ले सकते हैं उसमें? तो मेडिकल साइंसेस में आप 5% का चांस नहीं ले सकते, बिकॉज इट इज अ सीरियस अफेयर। आप ऐसा नहीं कर सकते जहाँ चलो 5% क्या 5% लोग को क्यों छोड़ देते हैं, उस पर असर हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, 95% पे तो हो रहा है असर। सो टेक टेक द डिसीजन if this medicine should be used for treatment of blood pressure or cancer or diabetes। तो इसलिए अगर आप कोई मेडिकल साइंस का केस टेस्टिंग कर रहे हैं, वहां पे अगर कोई आपको कंक्लूजन लेना है, देन यू हैव टू बी वेरी श्योर कि नहीं ये 1% करते हैं, 1% चांसेस पे हम इसको एक्सेप्ट करेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, या रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को कि दिस ड्रग इज वर्किंग और नॉट वर्किंग। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो अल्फा है ये हमारे ऊपर है, हमारे एज ए रिसर्चर हम डिसाइड कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई डिसाइड करे नहीं 5% नहीं, हम 10% करते हैं, है ना। कहीं पे कोई बोल रहा है कि नहीं 5% नहीं 10%। कोई एक एडमिनिस्ट्रेटर है, सपोज एन एडमिनिस्ट्रेटर इज देयर, और वो सोचता है कि नहीं टेक्नोलॉजी यूज करके हम पढ़ाएंगे। और उसने एक स्टडी किया, एक टेक्नोलॉजी यूज करके एक ग्रुप को पढ़ाया गया और एक ग्रुप को कन्वेंशनल मेथड से पढ़ाया गया। और फिर डेटा उसके पास आया। डेटा आने के बाद उसने देखा कि डिफरेंस तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन डिफरेंस जो है वो 1.96 नहीं है, वो उससे थोड़ा कम है, सपोज 1.5 है या 1.6 है। और विच इज इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ चांसेस, 10% ऑफ चांसेस ऑफ कमिटिंग एरर। तो भी एडमिनिस्ट्रेटर बोल सकता है चलो 10% चांस हम लोग ले सकते हैं, 90% केसेस में ये सक्सेसफुल है। सो आप हम वो क्या करेंगे, हम ये टेक्नोलॉजी यूज करके पढ़ाएंगे। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसने क्या किया। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि टेक्नोलॉजी यूज करना है कि नहीं करना है, 90% से काम चल जाएगा। 10% चांस ऑफ एरर रहने से भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप मेडिकल साइंस में हैं तो हमें सोचना होगा कि नहीं, हमें चांस जो है उसको कम करना है। टाइप 1 एरर हम नहीं कर सकते हैं, टाइप 1 का जो चांसेस है उसको रिड्यूस करना है। मेडिकल साइंस हो या कोई जैसे हेलमेट का टेस्टिंग कर रहे हैं, टायर का टेस्टिंग कर रहे हैं, क्वालिटी टेस्ट किसी सपोज एयरलाइन पायलट जो एयरलाइन आपके जो एरोप्लेन है उनके जो टायर्स होते हैं, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कितना इंपॉर्टेंट है वो। अगर उसका क्वालिटी चेक हो रहा है तो उसके क्वालिटी चेक में कि हमारा जो ये नए मटेरियल या नए रबर से मैन्युफैक्चर से जो बनाया गया जो या आपने सपोज 1000 टायर्स आपने बनाया, 1000 टायर्स को आप टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट करते करते उसमें 1000 में आपको कितने टायर जो हैं वो कि रिजेक्ट हो रहे हैं। क्या वो 5% टायर रिजेक्ट हो रहे हैं, 1% टायर रिजेक्ट हो रहे हैं? आप अगर वहां 1% टायर भी रिजेक्ट हो जाते हैं देन इट इज अ सीरियस मैटर। हमें ये सोचना होगा कि नहीं 1% नहीं, इसमें तो हम 0.00001% तक पहुंच जाए तो वो ज्यादा अच्छा है कि नहीं। ये जो टायर जो बन रहा है, ये टायर जो मैन्युफैक्चर हो रहा है इस कंपनी के द्वारा, उस ये इसी कंपनी से हम करवाएंगे, बिकॉज देयर इज चांसेस ऑफ 0.001% ऑफ कमिटिंग एन एरर। तो ये हमें सोचना है कि हम टाइप 1 एरर को
किस तरह से रिड्यूस करेंगे। एरर को रिड्यूस तो करना है ना। तो ये टाइप 1 एरर हुआ। इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल ऑफ टाइप 1 एरर दिया गया है यहाँ पे, जैसे ड्रग, ये मैं ऑलरेडी आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, ड्रग इज इफेक्टिव और नॉट इफेक्टिव। तो अगर हम ये सोच लें कि नहीं ड्रग जो है वो इफेक्टिव हो जा रहा है, तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि टाइप 1 एरर जो है मेडिकल साइंसेस में हमें उसके लेवल को और ज्यादा बढ़ाना होगा, जिससे कि हम इस तरह का एरर को कमिट ना करें। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, इसके अपोजिट चीजें भी हो सकती है। अपोजिट चीज ये हो सकता है कि एक्चुअली में देयर इज एन इफेक्ट, इन रियलिटी देयर इज इफेक्ट, नल हाइपोथेसिस वुड बी रिजेक्टेड बट वी फेल टू रिजेक्ट, हम उसको रिजेक्ट नहीं कर पाए, जिसको कि हम बीटा एरर बोलते हैं या टाइप 2 एरर। कहने का मतलब है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे ब्लेंडेड लर्निंग जो है, आपने जो डेटा कलेक्ट करके लाया, और कंट्रोल ग्रुप से आपने जो डेटा कलेक्ट करके लाया अचीवमेंट का, और उसको जब आपने टी टेस्ट किया और वहां देखा कि आपका जो डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, बट इन रियलिटी, रियलिटी में जो पॉपुलेशन जो है, अगर आप और भी कुछ सैंपल ले लें और उस लार्जर सैंपल कर दें, उस समय ऐसा दिखता है कि एक्चुअली देयर इज डिफरेंस, इन रियलिटी दैट मेथड इज एक्चुअली गुड, लेकिन आपका हाइपोथेसिस जो है, आपका जो टेस्ट जो है, आपका टेस्ट जो है वो इतना कैपेबल नहीं था, आपका एक्सपेरिमेंट में आपने कुछ लैकुना रखा, आपके सैम्पलिंग में कुछ लैकुना रहा, कि आप वो इफेक्ट डिटेक्ट ही नहीं कर पाए। तो ये भी कहीं ना कहीं एक चैलेंज का इशू है, टाइप 2 एरर हो सकता है, जिसमें कि देयर शुड बी एन इफेक्ट, नल हाइपोथेसिस शुड बी हैव बीन रिजेक्टेड, लेकिन हम क्या है, हम फेल हो गए हैं उसको रिजेक्ट करने में। तो टाइप 2 एरर जो है वो भी आपका एक सीरियस मैटर है, उसको भी हम लोग करते हैं। नाउ वन मोर थिंग इज देयर, जो कि बार बार हम देखते हैं बहुत सारे जगह में ये बताया जाता है, जिसको बोला जाता है पावर ऑफ टेस्ट, है ना। ये पावर ऑफ टेस्ट जो है, जिसको कि जनरली नोट किया जाता है 1 - बीटा से, 1 - बीटा से पावर ऑफ टेस्ट। अब देखिए बीटा क्या है, बीटा बता रहा है, अभी मैंने बताया, बीटा इज द चांसेस ऑफ नॉट एबल टू रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, है ना। एक नल हाइपोथेसिस जो कि फॉल्स है, उसको हम रिजेक्ट नहीं कर पाए, तो 1 - बीटा क्या है, नल, 1 - बीटा होगा दी चांसेस ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। और यही होना चाहिए, किसी भी टेस्ट, किसी भी एक्सपेरिमेंट में यही सक्सेस होता है कि अगर आपका नल हाइपोथेसिस फॉल्स है तो वो रिजेक्ट हो जाए। इसलिए 1 - बीटा जो है वो पावर ऑफ टेस्ट कहलाता है। किसी भी पावर ऑफ डिवाइस हो, टूल हो, एक्सपेरिमेंट हो, पावर ऑफ टेस्ट का मतलब है कि दी पावर ऑफ रिजेक्टिंग ए नल हाइपोथेसिस व्हेन एक्चुअली इट इज फॉल्स, जब वो गलत हो तो उसे हम रिजेक्ट कर पाए, तो वो एक सबसे अच्छी बात होगी। इसलिए इसे 1 - बीटा को पावर ऑफ टेस्ट बोलते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन रहता है कि 1 - बीटा क्या है, और इसको बीटा को जब आप समझ जाते हैं, बीटा क्या है, फेलियर टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। हम नल हाइपोथेसिस गलत था, नल हाइपोथेसिस शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, लेकिन हमने क्या किया, हम नहीं कर पाए, हम डिटेक्ट नहीं कर पाए, तो वो बीटा हो गया, टाइप 2 एरर हो गया। बट इफ यू आर सक्सेसफुल इन रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, तो 1 - बीटा, और इसी को पावर ऑफ टेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पावर ऑफ टेस्ट का मतलब इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब एक बार ये आता है कि बहुत बार ये भी प्रश्न आता है कि हमें कौन सा जो एरर जो है उससे ज्यादा तकलीफ है, कि या ज्यादा सीरियस है। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि वी आर गोइंग, इसके अलग अलग कंटेक्स्ट हैं। पहला कंटेक्स्ट मैं बता दूं, मैंने ऑलरेडी बता दिया, पहले इसको आप देख लीजिए। मैं अभी मेडिकल साइंस के बारे में बता रहा था कि आप अगर किसी मेडिसिन के बारे में सोच रहे हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप एक मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं, तो उस समय आपको टाइप 1 एरर जो है वो करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा, और आपको उसमें 5% नहीं करके 1% के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि 1% चांसेस है। लेकिन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, टाइप 2 एरर भी अगर आप करते हैं, टाइप 2 एरर में भी बहुत बार ऐसा होता है कि वी ट्राई टू, जैसे फॉर एग्जांपल जब कोरोना का टाइम था, जब कोरोना के टाइम में था, तो आपको याद होगा
हम लोग सब लोग देखे होंगे कोरोना के टाइम में हम लोग वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, वैक्सीनेशन के लिए जा रहे थे, तो वैक्सीनेशन के समय अ, कोई बोल रहा था इसके लिए 10 साल लगेगा, कोई बोल रहा था 20 साल लगेगा, कोई बचेगा कि नहीं बचेगा। तो डू यू थिंक दैट कि इतने सारे टेस्ट जो किए गए हैं वैक्सीनेशन को बनाने के समय, आर वी आर गोइंग टू, आप हमने क्या किया, हमने तो उसमें क्योंकि लाइफ सेविंग का बात था, लाइफ सेविंग का बात था, अगर हम उस समय अगर इस तरह की बात करने लगेंगे कि नहीं हमें टेस्ट करना है, हमें .1 पर पहुंचना है या .001 पे पहुंचना है, तो वहां हम उसको नहीं करके हमने क्या किया कि नहीं, वी हैव टू गो फॉर रिजेक्टिंग और एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस, है ना। और हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत थी, और उस समय हमने टाइप 2 एरर को क्या किया, यूज करने की कोशिश की, है ना। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ जैसे मैं उसी का एग्जांपल आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर ये एग्जांपल मैं बता रहा था, यू कैन फॉलो हियर, इसको देखिए। If based on a clinical trial, researchers failed to reject the null hypothesis and conclude that drug is not effective, when in reality it does have a positive effect. ठीक है, अगर आपने अगर ये वैक्सीनेशन वाले केस में अगर देख लें कि अगर हम ऐसा मिस कर जाएं, हम फेल कर जाएं रिजेक्ट करने में, जबकि एक्चुअली वो वर्क कर रहा है, तो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए हमें उस समय क्या जरूरत था, हमें जरूरत था कि पावर ऑफ टेस्ट को हम बढ़ाएं और ऐसा कोशिश करें कि जिसके कारण जो है हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए, है ना। तो इसलिए इस समय के इस सब केस में हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू गो फॉर सिचुएशन वेयर वी कैन इजिली रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, है ना। उस समय अगर हम ये बढ़ा दें कि नहीं 5%, 10% पे हम जाके देखेंगे, तो या 1% पे जाके देखेंगे, .001% पे जाके देखेंगे, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है, और ये वैक्सीनेशन जो है अवश्य ही बहुत समय लग जाता है उसको अप्रूवल कराने में। तो वहां पे जब लाइफ थ्रेटनिंग का समय हो, उस समय हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि हम अ, अपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को थोड़ा ऊपर करते हैं, ना कि उसके वैल्यूज को इतना नीचे कर दें, की वैल्यू को इतना ज्यादा नीचे कर दें कि हमारे लिए उस बैरियर को या उस बेंचमार्क को पहुंचना ही बहुत डिफिकल्ट हो जाए, है ना। तो ये यहाँ पे समझना है। फिर मैं आपको बता रहा था कि कौन सा सीरियस है, टाइप 1 एरर सीरियस है कि टाइप 2 एरर सीरियस है। तो अगर आप सोशल साइंसेज में भी अगर इसको देखते हैं, तो ये बहुत बार ऐसा प्रश्न भी आता है, और ये प्रश्न में अगर आप इसका उत्तर के बारे में सोचेंगे, तो अवश्य ही टाइप 1 एरर इज मोर चैलेंजिंग सिचुएशन या मोर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, क्रिटिकल सिचुएशन। क्योंकि आप सोच लीजिए कि अगर आप हम नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, हम न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल, नो रिलेशनशिप, नो इफेक्ट, इस तरह की चीजों को लेके रखते हैं, है ना। हमारा अप्रोच अनटिल अनलेस वी गेट साउंड प्रूफ, जब तक हमें साउंड प्रूफ नहीं मिल जाता है कि डिफरेंस है, तब तक हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो अगर हमारा टाइप 1 एरर का चांस बन जाता है, दैट मीन्स वी से दैट वी आर गेटिंग समथिंग, हमने बोल दिया कि हमें अफेक्ट मिल गया, बट एक्चुअली रियलिटी में नहीं है। हमने बोल दिया कि रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है, बट एक्चुअली उसमें है नहीं। तो हमारा ये जो एरर करना जो है वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। कहने के मतलब ये है कि अगर हमने ये कह दिया कि एक्टिविटी बेस्ड मेथड एक्चुअली काम नहीं करता हो, लेकिन हम बोल दें कि एक्टिविटी बेस्ड मेथड काम कर रहा है, बेस्ड ऑन फ्यू सैंपल, 4 सैंपल, चार एक एक्सपेरिमेंट करके हम एक बड़ा कंक्लूजन ले लें कि एक्टिविटी बेस्ड मेथड काम करता है या ब्लेंडेड लर्निंग काम करता है, और हम इसको जनरलाइज करने की कोशिश करें। इससे ज्यादा बेटर है कि नहीं, हमारा ये काम करते हुए भी अगर एक टाइप 2 एरर जो है ये थोड़ा सा कम रिस्की है। सपोज आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको ऐसा मिला, एक्चुअली में हो सकता है वो ब्लेंडेड लर्निंग काम कर रहा हो या एक्टिविटी बेस्ड मेथड काम कर रहा हो, लेकिन आपके स्टडी के फाइंडिंग में वो डिटेक्ट नहीं हो। दैट इज नॉट ए वेरी सीरियस इशू, ये कोई सीरियस इशू नहीं है। आप बाद में भी जाके और एक्सपेरिमेंट करके
दोहरा सकते हैं और फिर दोबारा आप इसको लेके आपको लग सकता है कि नहीं आप पिछले बार गलत हुआ था, अभी आ रहा है, या हम रिपीटेशन ट्रायंगुलेशन करके हम ये देख सकते हैं। तो ये सीरियस इशू नहीं है, ना कि हम ना इफेक्ट होते भी हम तुरंत कंक्लूड कर लें कि नहीं इफेक्ट तो है, उसको यूज करना है। इसलिए अगर आपको इस तरह का प्रश्न आता है तो टाइप 1 इज लिटिल बिट इन सोशल साइंसेस, इन कंटेक्स्ट ऑफ सोशल साइंसेस इट इज लिटिल सीरियस मैटर देन कमिटिंग टाइप 2 एरर। ये टाइप 1 और टाइप 2 एरर, हाँ थोड़ा सा ये बार बार इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की जरूरत है, लेकिन एक बार जब आप इसको समझ जाएंगे तो आप इसको वेरियस एग्जाम्पल्स को करके इसको आप और प्रैक्टिस करके इसको जान सकते हैं। जैसे आपको यहाँ मैंने एक फिगर बना के समझाने की कोशिश किया है ना, 2 पेज में हो गया, लेकिन बट यू ट्राई टू सी। जैसे यहाँ एग्जांपल है, मैंने जैसे बोला था नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स, नल हाइपोथेसिस रियलिटी में फॉल्स है ना। और जो मॉडल है, मॉडल मतलब आपका जो आउटकम आया है वो उसमें भी निकला है फॉल्स, देन इट इज देयर इज नो प्रॉब्लम, ट्रू पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, नल हाइपोथेसिस ट्रू है और आपने निकाला है मॉडल जो है वो निकाल के आ रहा है कि नहीं आपका फॉल्स है, मतलब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें, तो ये टाइप 1 एरर का काम है ना, इस समय टाइप 1 एरर हो जाएगा। उसी तरह से नल हाइपोथेसिस एक्चुअली में फॉल्स है, लेकिन आपका मॉडल जो है वो निकाल के लेके आता है कि वो नल हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू है ना। तो ये क्या है, एक सॉरी मैं उल्टा बता दिया, यहाँ देखिए लिखा है नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स, नल हाइपोथेसिस तो गलत है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट होना चाहिए, रियलिटी में रिजेक्ट होना चाहिए। लेकिन आपका मॉडल जो है उसको लेके आ गया कि मॉडल जो है, मॉडल मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट, हमने जो डेटा कलेक्ट किया वो आपको बता रहा है कि नल हाइपोथेसिस जो है वो आपका सही है। तो ये क्या हो गया, टाइप 2 एरर हो गया। उसी तरह से आप इसका देखते हैं, टू हाइपोथेसिस जो नल हाइपोथेसिस जो है वो सही है और आपका फाइंडिंग भी कहता है कि नल हाइपोथेसिस जो सही है, तो ये इसमें कोई एरर नहीं है। तो ये इस पर्टिकुलर टेबल से भी आप समझ सकते हैं। इसी को एक्सप्लेन करते हुए एक और एग्जांपल बहुत बार इसको यूज किया जाता है इसको समझाने के लिए, और इससे भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है ना। जैसे यहाँ देखिए, बस इस तरह, और इससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि विच एरर इज मोर मोर सीरियस। जैसे फॉर एग्जांपल डिपेंडेंट इज गिल्टी, है ना, डिपेंडेंट जो कि आपका जो भी जिस, जैसे आप एक केस के बारे में बात करें और एक अपराधी है, अपराधी नहीं बोला जाए उसको, कन्विक्ट है, उसको आपने लेके आया और एक्चुअली में वो गिल्टी है, गिल्टी मतलब एक्चुअली वो दोषी है, अपराधी है, और आपके कोर्ट जो है वो रूलिंग लेके आ गया कि डिफेंडेंट इज गिल्टी, कोर्ट रूल्स डिफेंडेंट इज गिल्टी, वो भी लेके आ रहा है कि डिफेंडेंट जो है वो दोषी है, तो ये तो पॉजिटिव केस हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली में वो गिल्टी था, मतलब वो दोषी था, और कोर्ट ने भी यही फैसला सुनाया, तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, आपका चीजें जो है ट्रू पॉजिटिव, क्रिमिनल गेट्स कन्विक्टेड, क्रिमिनल को सजा मिल गई। ऐसा भी हो सकता है डिफेंडेंट इज इनोसेंट, आपका जो कन्विक्ट है वो एक्चुअली में रियलिटी में जो है वो अपराधी नहीं है, वो सामान्य व्यक्ति है, इनोसेंट है, उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन आपका कोर्ट जो है वो फैसला दे देता है कि वो गिल्टी है ना, उसको अपराधी बता देता है। तो इसमें क्या हो गया, ये टाइप 1 एरर का एक एग्जांपल है, और इसमें क्या होगा, इनोसेंट एक जो अपराधी ना हो उसको सजा हो जाए। सेकेंड केस ऐसा हो सकता है कि डिफेंडेंट इज गिल्टी, डिफेंडेंट अपराधी जो है गिल्टी है, और कोर्ट जो है वो उसको बता देता है कि नहीं वो गिल्टी नहीं है, कोर्ट ने गलत बता दिया। तो आपका ये क्या होगा, ये अगेन एक एरर का चांस है, जिसको कि बीटा एरर को बोलते हैं, क्रिमिनल गेट्स फ्री, क्रिमिनल अपराधी जो है वो छूट गया, है ना। और इसका दूसरा एग्जांपल हो सकता है कि डिपेंडेंट इज इनोसेंट, डिपेंडेंट जो है वो इनोसेंट है और कोर्ट जो है वो भी बता रहा है कि वो इनोसेंट है, तो इसलिए क्या हो गया, इनोसेंट जो है वो फ्री हो गया, तो इसलिए ये जो है इसमें भी कोई प्रॉब्लम। अब ये दोनों केस को आप कंपेयर करें, ये टाइप 1 के केस को और टाइप 2 के केस को, बीटा एरर को। यहाँ क्या बोला है, इनोसेंट गेट्स कन्विक्टेड, और इसमें क्या बोला गया है, क्रिमिनल गेट्स फ्री। आपने ये एक वाक्य सुना होगा कि
1000 जो दोषी हैं वो भले ही छूट जाए जेल से, लेकिन एक भी इनोसेंट व्यक्ति को सजा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे वही हो रहा है कि एक इनोसेंट को सजा हो गया। तो ये टाइप 1 एरर जो है, इसलिए ही हम बोलते हैं कि टाइप 1 एरर जो है वो ज्यादा थोड़ा सीरियस है, और उसके बारे में हमें बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। एक अपराधी छूट जाता है, वो भी सीरियस मैटर है, इज ऑल्सो ए सीरियस मैटर, लेकिन अगर एक निर अपराधी जो अगर उसको सजा हो जाती है तो वो बहुत सीरियस मैटर। इसी तरह से ये इसी को यहाँ पे भी दिखाया गया, जो मैंने बार बार आपको समझाया कि आपका एंटायर पॉपुलेशन क्या बोलता है और आपका सैंपल क्या बोल रहा है। अगर आपका एंटायर पॉपुलेशन क्या बोलता है कि नथिंग इज देयर, और आपका आ जाता है आई सी समथिंग, आपको कुछ दिख जाता है, तो आपका टाइप 1 एरर है, क्योंकि ये जो है ये सही है, एग्जैक्ट, ये आपका रियलिटी है, दिस इज द रियल रियल केस, है ना। और ये आपका सैंपल के केस है, ये पैरामीटर है, और ये सैंपल से आपका ये कंक्लूजन निकल रहा है। तो आपने टाइप 1 एरर कर दिया, अगर आपका कुछ नहीं था लेकिन आपको कुछ मिल गया तो टाइप 1 एरर है। और यहाँ ये पॉपुलेशन बोलता है कि समथिंग इज देयर, सम रिलेशनशिप, सम इफेक्ट इज देयर, लेकिन आपको कुछ नहीं दिख रहा है, तो आपको टाइप 2 एरर का केस हो गया। तो इसलिए हमें ये सोचना है कि दिस ये सब एरर को हमें कैसे रिड्यूस करना है, और अपने अपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के फाइंडिंग्स को कैसे ऐसा एरर फ्री रखना है, या आप बोल सकते हैं कि टाइप जितने भी कंपाउंडिंग फैक्टर्स हैं उनको उनको हटा के अपने हाइपोथेसिस के फाइंड कंक्लूजन को एरर लेस रखना है या एरर कम करना है, इसके बारे में हमें सोचना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 एरर जो है दोनों सीरियस है, लेकिन टाइप 1 एरर को कंपैरेटिवली ज्यादा सीरियस माना जाता है। इसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, तो एक तो मैंने ऑलरेडी बताया कि आप अपना सैंपल साइज हमेशा बढ़ा के रखिए। सैंपल आपके पास बड़ा होगा, देन इट विल बी मोर क्लोजर टू दी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के ज्यादा नजदीक होगा। तो हम गलत कैसे कर सकते हैं, पॉपुलेशन जैसा ही फाइंडिंग आएगा हमारा, तो हमें पॉपुलेशन सैंपल बड़ा रखना है। दूसरा चीज है कि अगर हम इफेक्ट साइज को बढ़ा दें, इफेक्ट साइज भी अगर हम एक ऐसा पैरामीटर है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि एक्चुअली जो डिफरेंस है वो रियल है कि ट्रिवियल है, ऐसे ही दिख रहा है कि एक्चुअली में हो रहा है। इफेक्ट साइज जो है ये भी आजकल के रिसर्च में, पहले जो रिसर्च के टेस्ट हाइपोथेसिस करते थे तो उसमें इफेक्ट साइज को नहीं देखा जाता था, लेकिन आजकल इफेक्ट साइज को देखते हैं, जिससे कि और ये निश्चित हो जाए कि जो डिफरेंस एक्चुअल सिग्निफिकेंट है वो इन रियलिटी कितना इफेक्टिव है। इफेक्ट साइज को बढ़ाना और सैंपल साइज को बढ़ाना, ये दोनों जो है हमारा हेल्प करता है हमारे से टेस्ट में एरर्स को रिड्यूस करने में। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये हमारे ऊपर है। जनरली सोशल साइंस के रिसर्च में, बिहेवियर साइंस के रिसर्च में ये 0.05 मिनिमम उसको रखा जाता है। 0.01 के केस में भी दोनों दोनों लेवल पे हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, बट 0.05 इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट अल्फा लेवल के लिए, मतलब 5% चांस हम ले सकते हैं। क्रिटिकल वैल्यू ऑलरेडी मैं बताया कि हर एक टेस्ट के लिए क्रिटिकल वैल्यू होता है, जिससे अबव अगर आपका वैल्यू हो जाए तो नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर सकते हैं, अबव या उसके इक्वल हो जाए तो हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। क्रिटिकल वैल्यू जैसे मैंने बताया 1.96 और 2.58 है, तो 1.96 एक क्रिटिकल वैल्यू है, 2.58 एक क्रिटिकल वैल्यू है। नाउ वन मोर कॉन्सेप्ट इज देयर, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, ये भी बहुत बार हम लोग कंफ्यूज करते हैं। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है, हर एक स्टैटिस्टिक्स, जो भी स्टैटिस्टिक्स हम यूज कर रहे हैं, टी टेस्ट हो, एनोवा हो, एनकोवा हो, आपका व्हाट यू कैन से कोरिलेशन हो, इसमें आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। अब ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को अगर हम इस तरह से देखा जाए, तो हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि हम अपने टेस्ट जो भी डेटा पॉइंट हमने कलेक्ट किया है, मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितने भी डेटा पॉइंट आपने कलेक्ट किया है उसमें आप कितने डेटा पॉइंट पे चेंजेस कर सकते हैं और उसके बाद भी आपके रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आए। इसका एक एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे आप मीन कंपेयर कर, आप मीन ही निकाल रहे हैं किसी किसी पर्टिकुलर ग्रुप का, तो एक मीन अगर आप निकालते हैं तो हमेशा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होगा, n-1 होगा। n-1 कहने का मतलब यह है कि आपके पास अगर मान लीजिए कि 50 बच्चे हैं,
50 स्टूडेंट्स आपके साथ हैं और 50 बच्चों का मार्क्स आपके पास है, किसी को 40 मिला, किसी को 80 मिला, किसी को 70 मिला, किसी को 20 मिला हुआ है, डिफरेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, और आपका एवरेज सपोज निकल के आया 70। तो आप इसके डेटा पॉइंट्स, जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं आपके 50 डेटा पॉइंट्स में, आप कितने सारे डेटा पॉइंट्स में आप अपने इच्छा से मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो आपका इच्छा जो है, आपके n-1 मतलब 49 ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जिसमें आप अपने से चेंजेस कर सकते हैं। जिसको 20 आया उसको 25 कर सकते हैं, जिसको 50 आया उसको 15 कर सकते हैं। लेकिन एक n-1 मतलब एक एक पॉइंट को आपको अपने हाथ में रखना होगा, जिससे कि आपका जो एवरेज वैल्यू, जो कि मैं अभी बता रहा था, एवरेज सपोज आपका 70 आया है, आपका एवरेज वैल्यू 70 का 70 है। आप और सब वैल्यू में चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको एक वैल्यू जो है उसको आपको एक फिक्स वैल्यू ही देना होगा, जिससे कि आपका एवरेज जो है वो चेंज ना करे। तो हमारे जो एनोवा हो गया, आपके दो ग्रुप वाले मीन जो टी टेस्ट अगर आप करते हैं, तो वहां पे आपका n-2 यूज करते हैं। आपका कोरिलेशन है, अगर वो दो ग्रुप है तब आपका, दो ग्रुप तो होगा नहीं, एक ग्रुप और दो वेरिएबल होंगे तो n-, तो ये आप ऐसा देख सकते हैं कि कितने डेटा पॉइंट पे आप फ्रीडम ले सकते हैं, और उसके हिसाब से इसको तय करते हैं। दूसरा अगर इसको बताया जाए तो ये एक तरह से आपको एन को दिखाता है। एन मतलब सैंपल से डायरेक्टली रिलेटेड है। अब सैंपल से हमेशा आप देखेंगे कि सैंपल से ये कहीं ना कहीं कुछ कम होता है, क्योंकि हम हर एक बार, व्हाट यू कैन से, ईच सैंपल के हर एक पॉइंट में इंडिपेंडेंट होके डिसीजन नहीं ले सकते। इसलिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है, ये एक तरह से आपके स्टैटिस्टिक्स पे डिपेंड करता है कि आप टी टेस्ट यूज कर रहे हैं, कि आप वन सैंपल टी टेस्ट, वन सैंपल टी टेस्ट है, एक मीन को लेके हम लोग उसमें काम करते हैं, उसी का रिपीटेड टेस्ट हो रहा है, तो आपका n-1 होता है। अगर आपके पास दो ग्रुप हैं तो n-2 होता है, ये आपको पता होगा। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का ये कॉन्सेप्ट है। और ये आप सोच सकते हैं कि एन जो है, जो सैंपल का साइज है, उससे रिलेटेड ये मैटर है, और इससे हम इसको इस तरह से यूज करते हैं। देन क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल वैल्यू मैंने बताया, क्रिटिकल रीजन हो गया, जैसे मान लीजिए 1.96 से 2.58 एक पर्टिकुलर क्रिटिकल रीजन है, उसके बीच के जितने पॉइंट होंगे वो 0.05% या 0.05 लेवल का वैल्यू सब है ना। 1.96 आ जाए, 1.97 आ जाए, 98 आ जाए, 98, वो रेंज जो है वो 5% रेंज वाला रेंज में आता है। वैसे ही जैसे हम 2.58 को क्रॉस कर जाएंगे तो 1% के रेंज में आ जाएगा। नाउ कमिंग टू द पी वैल्यू, जो कि मैं आपको बता रहा था, पी वैल्यू किसी भी टेस्ट में, आप एनोवा कर रहे हैं, काई स्क्वायर कर रहे हैं, टी टेस्ट कर रहे हैं, आप कोरिलेशन कर रहे हैं, इसमें पी वैल्यू जो है वो मैटर करता है। और इसके लिए आप टी टेस्ट, आपका क्रिटिकल वैल्यू, आपका ये सारे चीज, ये सब डिपेंडिंग अपॉन द टेस्ट, या डीएफ, डीएफ हो गया या क्रिटिकल वैल्यू जो हो गया, डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट ये वेरी करेगा, है ना। आपका क्रिटिकल वैल्यू टी टेस्ट के लिए अलग होगा, एफ के लिए अलग होगा, काई स्क्वायर के लिए अलग होगा, एनकोवा के लिए अलग होगा। लेकिन आपका जैसे ही आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में भी जाते हैं, तो वन सैंपल टी टेस्ट के लिए अलग है, इंडिपेंडेंट सैंपल के लिए अलग है, एनोवा के लिए अलग है। लेकिन पी वैल्यू जो है, ये आसान है कंपैरेटिवली समझना, ये बार बार बच्चों को समझाया जाता है, बट दे आर जस्ट कंफ्यूजिंग। पी वैल्यू को वो किस तरह, पी वैल्यू हमेशा आपको याद रखना है, सिंपल कॉन्सेप्ट है कि पी वैल्यू शुड बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 0.05, है ना। क्योंकि हमारा अल्फा क्या है, 0.05 है। 0.05 से अगर हमारा 0.05 या उससे कम है, तो हमारा रिजेक्शन का रीजन है, वी कैन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। सिंपल फंडामेंटल ये है कि आपका पी वैल्यू 0.05 या उससे जितना नीचे जाएगा, उतना ज्यादा आपके पास चांसेस ऑफ एरर जो है वो रिड्यूस करने का है। पी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एरर, लेस चांसेस ऑफ कमिटिंग एरर, है ना। 5% चांसेस देयर, 1% चांसेस देयर, 0.25 चांसेस इज देयर।
ये हमारा जो है एक ऐसा रेंज दिखाता है जो कि हमारे लिए, और ये किसी भी टेस्ट, ये टी टेस्ट हो, एनोवा हो, एनकोवा, सबके लिए 0.05 या उससे कम का ही होगा। अगर आपका पी वैल्यू आपने देखा होगा, आप काई स्क्वायर कर लें, एनोवा कर लें, आप टी टेस्ट कर लें, आपका लास्ट में पी वैल्यू निकालते हैं, है ना। एस, अगर आप एसपीएसएस यूज करते हैं, डायरेक्टली उसमें पी वैल्यू दिखाता है, सिग्निफिकेंट लिख के वहां पे पी वाले कॉलम में वो लिख के आता है 0.02 है, या 0.000 है, या 0.05 है, या 0.289 है। ये कॉलम में जब आकर आप वैल्यू देखते हैं, अगर ये वैल्यू 0.05 या उससे लेस है, then you are able to reject the null hypothesis। अगर ये 0.05 से ऊपर है तो नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। आपका जो मॉडल है वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ कि आप हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर पाए, और आपका जो भी नल हाइपोथेसिस है वही एक्सेप्ट होगा। लेकिन अगर आपका नल की वैल्यू 0.05 या उससे कम हो, 0.05 हो, 0.04 हो, 0.03 हो, 0.01 हो, ये सारे, या 0.000 हो, या 0.045 हो, ये बच्चे कंफ्यूज करते हैं। ये सब क्या है? आपको सिंपल मैथमेटिक्स, 0.05 से अगर कम है, या 0.05 या उससे कम है, तो ये रिजेक्ट होगा। और कोई भी टेस्ट हो, काई स्क्वायर भी होगा तो यही होगा, एनोवा होगा तो भी वही होगा, एनकोवा होगा तो वही होगा आपका। ये हमेशा के लिए है। और अगर हायर लेवल ऑफ आप इसका चाहते हैं तो इट कैन बी 0.01 आल्सो। अगर आपका टेस्ट का डिमांड है कि नहीं, 0.01 रीजन पे हम जाके रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को, तो पी वैल्यू को 0.01 या उससे कम होना चाहिए। तो पी को हम लोग देखते हैं जनरली, अगर आप एक्सेल में करते हैं टी टेस्ट, एक्सेल में भी टी टेस्ट होता है, तो एक्सेल में अगर आप टी टेस्ट करते हैं तो आपको देखेंगे कि वहां पे टी टेस्ट का वैल्यू में, जब आप टी टेस्ट रन कर रहे हैं तो वो पी वैल्यू को ही दिखाता है। दे आर नॉट शोइंग द क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू नहीं दिखाता है, वो सिर्फ पी वैल्यू दिखाता है। क्योंकि हमें पी वैल्यू से ही मतलब है, मतलब ये है कि हमें लास्टली तो ये डिसीजन लेना है कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो वहां पे टी टेस्ट अगर आप रन करते हैं, बहुत बार बच्चे टी टेस्ट वहां रन कर लेते हैं, और जो वैल्यू आता है उसी को लिख देते हैं टी रेशियो का वैल्यू या एनोवा का वैल्यू। लेकिन अगर आपने, अगर स्टैटिस्टिक्स का एड इन पैकेज ऐड नहीं किया एक्सेल में, तो वो आपको पी वैल्यू ही दिखाएगा। और पी वैल्यू को देख के अगर वो 0.05 का उससे लेस है, you can conclude that the hypothesis has to be accepted or it has to be rejected। तो p वैल्यू जो है, इसका मायने ये है, यहाँ लिखा हुआ भी है, if we calculate a p value of 0.03 which is less than 0.05, you have to typically reject the null hypothesis। क्योंकि 0.05 से लेस हो गया तो हमें रिजेक्ट करना है। तो ये हमें सोचना है कि हमें p वैल्यू का क्या मतलब होता है। ऐसे ये सब चीजें बहुत क्रूशियल है, और इसे हम जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना ज्यादा आसान होगा। दिस इज द लास्ट पार्ट, कि हम कैसे इस पर्टिकुलर चीजों को, जैसे कि आपका पावर ऑफ टेस्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 एरर को किस तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं, ये हमें किस तरह से होगा, उसके ऊपर ये लास्ट पार्ट है। तो आपको एक सोचना है कि हमें हमेशा लोअर सिग्निफिकेंस लेवल रखें, अल्फा लेवल, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि टाइप 1 एरर जो है ज्यादा रिस्की अगर हम कमिट करें, तो हमेशा हम अल्फा लेवल को अगर नीचे कर लें, अल्फा को अगर 0.05 नहीं करके कोई बोलेगा 0.03 पे हम रिजेक्ट करें, तो हमारे पास चांसेस कम होगा एरर करने का, है ना। इतना तुरंत हम बता देते हैं कि नहीं सिग्निफिकेंट रिलेशन है या कोरिलेशन मिल गया, ये सब नहीं होगा। हमारा क्या होगा कि उसका चांसेस ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। और टाइप 1 एरर जो है मैंने बताया कि ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, उस वो कमिट नहीं करना है ना। जैसे 0.05 लोअरिंग अल्फा टू 0.01, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है ये मैटर, तो आप देखेंगे जब, तो ये अल्फा को अगर हम 0.05 से 0.01 कर दें, रिड्यूसेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग ए टाइप 1 एरर, बट इट में इंक्रीज द रिस्क ऑफ टाइप 2 एरर। ये टाइप 2 एरर को तो बढ़ाता है, लेकिन बिकॉज टाइप 1 एरर इज मोर रिस्की, हमें उसको कम करना है। तो एक चांस ये कर सकते हैं। दूसरा है कंडक्टिंग ए वॉलंटरी करेक्शन। ये एक स्टैटिस्टिकल तरीका है जिसके द्वारा हम अपने टेस्ट में एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं और कंक्लूजन की वैलिडिटी को बढ़ा सकते हैं।
इफ यू परफॉर्म मल्टीपल हाइपोथेसिस टेस्ट साइमल्टेनियसली, है ना, इन ए फैमिली ऑफ टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट, मान लीजिए कि आपने पर्सनैलिटी टेस्ट भी कर दिया है, पर्सनैलिटी आपने एक टेस्ट बैटरी यूज कर लिया है ना, टेस्ट बैटरी अगर आपने यूज कर लिया तो बोन फेरी करेक्शन को यूज करेंगे, दिस करेक्शन एडजस्ट द सिग्निफिकेंस लेवल। यहाँ पे भी सिग्निफिकेंस लेवल को हम एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे भी हमारा सिग्निफिकेंस लेवल जो है हम नीचे कर लेते हैं, 0.05 नहीं मान के नहीं, चलिए 0.04 करेंगे, 0.03 पे करेंगे, तो इस तरह से भी हमारा अल्फा जो है, the Bonferry correction divide the desired overall alpha level by the number of tests being conducted। अल्फा को हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने से क्या उसका वैल्यू और कम हो जाएगा, 0.05 को अगर हम किसी चीज से डिवाइड कर दें तो और कम हो जाएगा, तो हमारा अल्फा लेवल, अल्फा को जैसे ही हम रिड्यूस करते हैं हमारे पास टाइप 1 एरर करने का चांसेस कम हो जाता है। मैंने आपको ये भी बताया कि सैंपल साइज को भी इंक्रीज करने से आप ये चीजें कर सकते हैं, टाइप 1 एरर को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि सैंपल जैसे जैसे पॉपुलेशन के करीब होगा आपका रिजल्ट जो है वो उतना ही ज्यादा रिप्लीकेबल होगा, और उस समय जो आप कंक्लूजन लिए रहेंगे वो अवश्य ही रियलिटी के करीब होगा। तो आप सैंपल बढ़ा के कर सकते हैं। परफॉर्म प्री स्टडी पावर एनालिसिस, पहले आप अगर अपने रिसर्च को समझ लें, है ना, आपने ये देख लिया कि हमारे रिसर्च का डिमांड क्या है, आपने ये देख लिया कि हम जो टूल यूज कर रहे हैं उसका पावर क्या है, आपने ये देख लिया कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जैसे मैंने बताया कि आप लाइफ सेविंग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस समय आपका अल्फा लेवल आप कुछ अलग सोचेंगे, आप अगर किसी मेडिसिन के ऊपर डिसीजन ले रहे हैं तो आपका अल्फा लेवल कुछ अलग आप रख सकते हैं, आप अगर कोई मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में सोच रहे हैं तो आप, तो एक प्री स्टडी पावर एनालिसिस अगर आप कर लेते हैं तो आपका ये एक चांसेस हो जाता है कि द चांसेस ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली फॉल्स जो है वो आपका अच्छा हो जाएगा। जो मैंने बताया पावर ऑफ टेस्ट क्या है, पावर ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, जब वो गलत हो रिजेक्ट हो जाए, तो इस केसेस में आप अगर प्री एनालिसिस कर लेते हैं तो आप करें यूज वन टेल टेस्ट sparingly, आपको जितना कम हो सके उतना कम आप वन टेल टेस्ट करें। मैंने आपको बताया यहाँ पे भी देखे होंगे कि जब नल हाइपोथेसिस को अल्टरनेटिव फॉर्म में लिखा गया है तो वो नॉन डायरेक्शनल फॉर्म में लिखा गया है, वन डायरेक्शनल फॉर्म में नहीं लिखा गया है, इट इज जस्ट सेइंग देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, इट इज नॉट सेइंग दैट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप विल डू बेटर, ये नहीं लिखा गया है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है वो अच्छा करेगा, बेटर करेगा। इससे क्या होगा कि आपका जो डिसीजन जो है वो क्योंकि आपको ये किसी और दिन हम बताएंगे, जैसे आप वन टेल टेस्ट कर लेते हैं आपका जो क्रिटिकल वैल्यू जो है वो आपका और लेस, मतलब क्रिटिकल वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया ई टेस्ट के लिए क्रिटिकल वैल्यू 0.05 के लिए 1.96 है, लेकिन अगर ये वन टेल टेस्ट हो जाएगा ये वैल्यू सिर्फ 1.65 या 66 या 65 के आसपास का जरूरत है, या 68, 1.68, 1.68 में ही आपको कैपेबल हो जाएंगे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की। अगर आपका वन टेल टेस्ट है, इसके पीछे क्या रीजन है, आप नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को देखेंगे, वन टेल टेस्ट में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, कैसे वन टेल टेस्ट में एक ही तरफ पूरा टेल हो जाने के कारण आपका 5% एक तरफ चला जाता है, टू टेल टेस्ट में हम 2.5 दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसके कारण ये सब रीजन है। लेकिन अगर सिंपल अगर इसको समझने की कोशिश करें तो जैसे ही हम वन टेल टेस्ट करते हैं तो हमारा क्रिटिकल वैल्यू जो रिक्वायर्ड है इसको रिजेक्ट करने के लिए वो कम हो जाता है, मतलब हमें 1.96 की जरूरत नहीं है, हम 1.68 में भी हम फोर्स कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा ऑफ आपका टू टेल टेस्ट इज आई थिंक अल्फा ऑफ वन टेल टेस्ट जो है वो आपका टू टेल टेस्ट का हाफ है ना, तो हाफ करने से आप जो वहां पे पॉइंट, टोटली स्टैटिस्टिक्स हो जा रहा है, मैं इसको समझाऊंगा, जब तक मैथमेटिक्स यूज करूंगा आपको नहीं समझ में आएगा। जैसे सिंपल थोड़ा बता दें, जैसे अगर वो जो 10% में जो डिमांड करता है ना, 10% में जो क्रिटिकल वैल्यू डिमांड करता है टू टेल टेस्ट, ये 5% में इक्विवेलेंट है आपके वन टेल टेस्ट के लिए, क्योंकि अल्फा जो है वो हाफ हो जाता है, तो इसलिए हम कम वैल्यू में ही उसमें रिजेक्ट कर देंगे, और इससे क्या होगा कि आप एरर ज्यादा कर सकते हैं। इसीलिए हमारा क्या कोशिश ये होनी चाहिए कि हम कम से कम वन टेल टेस्ट यूज करें, अगर हमें अल्टरनेटिव फॉर्म बनाना भी है तो हम नॉन डायरेक्शनल बनाएं, जिससे कि टू टेल टेस्ट रहे और हमारा कंक्लूजन में एरर की संभावना कम हो। आउटलायर्स एंड एक्सट्रीम वैल्यूज,
कभी कभी हम क्या करते हैं कि हमारा जब डेटा पॉइंट को हम लेके आते हैं, इस केसेस में भी ये सहूलियत है कि जब हम उसको एनालाइज करते हैं तो हमें आउटलायर्स सब दिखते हैं। आउटलायर्स मतलब जैसे आपको मान लीजिए कि डेटा, जैसे आपको डेटा वैल्यू मिल रहा है 30 और 80 के बीच में सारा वैल्यू है, लेकिन किसी किसी कोई वैल्यू जीरो आ गया, कोई वैल्यू 99 आ गया, तो ये जीरो आ गया 99 आ गया, इसके कितने नंबर हैं और क्यों ऐसा हो रहा है, ये आउटलायर्स क्यों हैं, उसको हमें थोड़ा ज्यादा देखने की जरूरत है। हो सकता है कि वहां हमें ये पता चल सके कि हमारे सैंपलिंग में कोई एरर तो नहीं है, या हमने किसी ऐसे को तो छोड़ नहीं दिया जिसको कि हमें इंक्लूड करना चाहिए। तो ये आउटलायर्स के बारे में सोचें। रेप्लिकेट फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स को हम जितना बार दोहराएं, दोबारा करके देखें, तीसरी बार करके देखें, अगर वो बार बार इसी तरह का रिजल्ट आता है तो हमारा टेस्ट जो है वो सक्सेसफुल है, एरर कम है। रिसर्च डिजाइन जो यूज करें, है ना, जो रिसर्च डिजाइन आप यूज कर रहे हैं वो कितना पावरफुल है। इज इट, आपको आपको टू एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, आपने क्वाजी एक्सपेरिमेंट कर लिया, आपने कंट्रोल नहीं किया ठीक से, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम बताएंगे तो आपको उसमें समझ में आएगा। आपने डिजाइन जो सेलेक्ट किया है वो सक्सेसफुल नहीं है, उसमें बहुत सारे कंपाउंडिंग फैक्टर काम कर रहे हैं। जैसे मैंने आप पहले ही बताया कि आपने ये एक्सपेरिमेंटल क्लासेस को आपने दिन में ले लिया और कंट्रोल क्लास को आप इवनिंग में ले रहे हैं, देयर विल बी अ प्रॉब्लम, आपका प्रॉब्लम होगा, रिसर्च डिजाइन जो है आपका उसमें प्रॉब्लम है। तो रिसर्च डिजाइन को एक जैसा, अगर सुबह क्लास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का ले रहे हैं, सुबह ही क्लास कंट्रोल ग्रुप का भी ले। पीयर रिव्यू, एक्सपर्ट पीयर रिव्यू, एक्सपर्ट से जाके आप बात करें, उनसे उनसे मिलें, पीयर से जाके मिले आपके, अगर आप एक्सपर्ट एक रिसर्चर हैं तो आप उनसे भी, एक्सपीरियंस जो उस फील्ड के जो एक्सपीरियंस लोग हैं उससे बात कर सकते हैं, उनका बेनिफिट को आप यूज करें और उनके आउटपुट को, उनके सलाह को मानते हुए आप अपना रिसर्च को करा सकते हैं। स्टैटिस्टिकल पावर को डिफरेंट टाइप के आपके स्टैटिस्टिकल टूल्स अवेलेबल हैं जिसके द्वारा भी आप जो भी आपका एरर है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एनकोवा, एनकोवा भी हम इसीलिए यूज करते हैं जिससे कि हमारा जो टेस्ट का फाइंडिंग है उसमें हम कुछ एरर ना करें। तो स्टैटिस्टिकल टेस्ट सब भी आपको एक हेल्प कर सकता है जिससे कि आप अपने टेस्ट के रिजल्ट को उसमें एरर को कम कर सकते हैं। बहुत बार आप जो टेस्ट है वो जो यूज कर रहे हैं वो सेंसिटिव ही नहीं है ना। जैसे अगर आपने किसी टेस्ट को करने के लिए जा रहे हैं और उस टेस्ट जो है उस इस तरह से apparatus बनना चाहिए, वो apparatus आपने बनाया ही नहीं, आपका क्रिएटिविटी का टेस्ट होना चाहिए, आप उसमें अचीवमेंट मेजर कर रहे हैं, आप ब्लेंडेड लर्निंग करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ब्लेंडेड लर्निंग का कंपोनेंट उसमें दिख ही नहीं रहा है। तो आपको सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट उसके बारे में भी सोचना है। ड्यूरेशन, एक्सपोजर टू द ग्रुप, जितना दिन का एक्सपोजर होना चाहिए। आपने बोला कि इस मेडिसिन का असर हम देखेंगे, मेडिसिन का एक डोज होता है, इतने दिन वो डोज चलना चाहिए तब जाके वो काम करेगा, तो आपने उतना डोज उसका चलाया ही नहीं और आप उस पे जाके डिसीजन ले रहे हैं कि ये इफेक्ट कर रहा है या इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये भी सोचना है कि ड्यूरेशन है वो आपको आपके स्टडी के नेचर पे डिपेंड करेगा कि आपको उसको कितने दिन लेके जाना। पोस्ट हॉक पावर एनालिसिस, बहुत बार पोस्ट हॉक करने से आप माइन्यूटली ऑब्जर्व कर पाते हैं कि जो डिफरेंस अकर कर रहा है वो एक्चुअली कहाँ कर रहा है, किस पर्टिकुलर पैरामीटर में कर रहा है, किस पर दो ग्रुप के अंदर कर रहा है। पोस्ट हॉक एनालिसिस करके भी आप टाइप टू एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। बायसियन एनालिसिस ये भी एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। और सेंसिटिविटी एनालिसिस ये रिपीटेशन हो गया है। कंपाउंडिंग वेरिएबल मैंने ऑलरेडी बताया, कंपाउंडिंग वेरिएबल्स को अगर आप रोक लेते हैं तो कंपाउंडिंग वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे एरर्स को भी बढ़ा सकते हैं। और सेंसिटिविटी एनालिसिस मैंने ऑलरेडी बताया। तो ये लास्ट वाला पार्ट थोड़ा डिटेल और एक्सप्लेन किया जा सकता था, लेकिन मेरा मेन फोकस था आपको ये बताना कि एक्चुअली टेस्टिंग में करते क्या है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, उसमें किन किन पैरामीटर का इंपॉर्टेंस होता है। पहला पैरामीटर है कि आपका क्रिटिकल वैल्यू, जो ऑब्टेन्ड वैल्यू जो आया वो क्रिटिकल वैल्यू के बराबर है या उससे ज्यादा है। ज्यादा है, नट सेल में आप इसको समझिए, अगर आपका क्रिटिकल ऑब्टेन्ड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू के बराबर या उससे ज्यादा है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी टेस्ट, एनोवा यूज करें, एफ टेस्ट यूज करें,
एनोवा वही है, एनोवा यूज करें, टी टेस्ट यूज करें, काई स्क्वायर यूज करें। आपका अगर ऑब्टेन्ड वैल्यू आपके क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा या बराबर आता है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना है। और उसके बाद अगर आपका पी वैल्यू, जो पी वैल्यू आपका निकलता है वो प्रोबेबिलिटी वैल्यू होता है। तो पी वैल्यू अगर 0.05 या उससे कम निकलता है, देखिए वहां पे मैंने ज्यादा का बात किया, यहाँ पी वैल्यू में आपका अगर कम निकलता है 0.05 या उससे कम निकलता है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। और टाइप वन एरर क्या है? टाइप वन एरर है कि आपने, जबकि नल हाइपोथेसिस एक्चुअली ट्रू था, नल हाइपोथेसिस था, लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, है ना। एक्चुअली देयर वाज नो डिफरेंस, एक्चुअली देयर वाज नो रिलेशनशिप इन रियलिटी, बट यू फाउंड दैट देयर इज डिफरेंस, देयर इज रिलेशनशिप। तो टाइप वन एरर है, ये अल्फा एरर है। और टाइप टू एरर है जबकि एक्चुअली डिफरेंस रियलिटी में है, लेकिन आपका टेस्ट, आपका इन्वेस्टिगेशन में वो निकल के नहीं आया। आपने कुछ सैम्पलिंग एरर किया या कुछ और, जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर किया होगा, इंस्ट्रूमेंटेशन में एरर किया होगा, उसके कारण आपका निकल के नहीं आया, तो वो टाइप टू एरर होगा। रियलिटी में डिफरेंस है बट यू हैव नॉट गॉट एनीथिंग। तो ये बेसिक पॉइंट थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। एंड द लास्ट पॉइंट, पावर ऑफ टेस्ट। पावर ऑफ टेस्ट क्या है? the ability of rejecting null hypothesis when it is actually false, जब वो गलत है वो रिजेक्ट कर दे, तो वन माइनस बीटा से डिनोट करते हैं। और किस तरह से हम टेस्ट में अल्फा एरर को कम कर सकते हैं, बीटा एरर को कम कर सकते हैं, ये सब मैंने आपको बताया। और ऐसा है, आपको ये समझ में आया होगा। और इसको अवश्य ही आप इस पर्टिकुलर वीडियो को जैसे ही यूट्यूब पे डाला जाए, आप इसको बार बार देखिए, तो आप इसको अच्छे से समझ में पाएंगे, क्योंकि इसमें बार बार देखने की जरूरत है। अदरवाइज इसमें चीजें जो है वो सही ढंग से आपको समझना है, तो आप इसको बार बार देखना होगा। ओके, थैंक यू।